स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त की बड़ी खबर है, नशे पर नकेल कसी गई है। पाली से ये बड़ी खबर मिल रही है। पाली से ये बड़ी खबर है। पाली ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अवैध अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक जब्त किया गया है। 300 से अधिक पेटी शराब की जब्त हुई है। करीब 40 लाख इसकी कीमत आंकी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी श्याम से। श्याम, पूरी खबर। जी, ये पंजाब से गुजरात के लिए शराब ले जाई जा रही थी और जो ये ट्रक चालक था वो बिस्किट और नमकीन की आड़ में शराब भरकर लेके जा रहा था, जिसको लेकर मुखबिर की सूचना पर ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने बाईपास पर नाकेबंदी करवाई और जो है ट्रक आया उसे रुकवाने का प्रयास किया तो ट्रक चालक ने रोकने को लेकर आनाकानी की, जिसके बाद बैरिकेड लगाकर उसको रुकवाया गया और जांच की तो उसमें बिस्किट और नमकीन की बात कही कहकर बिल्टी बताकर उसने पुलिस को भटकाने की कोशिश की। लेकिन जो ही पुलिस ने ट्रक के अंदर जांच की तो उसके अंदर 300 से अधिक पेटी अवैध अंग्रेजी शराब की पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने ट्रक चालक व उसके सहयोगी को हिरासत में लिया, साथ ही ट्रक को भी जब्त किया। ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस की ये लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका कांस्टेबल रामनिवास व साइबर एक्सपर्ट जसाराम कुमावत की रही है। और पिछले 3 महीनों की बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट नगर थाना लगातार अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7वीं बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें करोड़ों रुपए की शराब जब्त की है। जी, क्या चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है? जी बिल्कुल, चालक तथा उसके सहयोगी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि देर रात की ये कार्रवाई है। अभी पुलिस की ओर से इस बारे में ज्यादा बड़ी इत्तला तो नहीं मिल पाई है, लेकिन मोटे तौर पर ये आया है कि 300 पेटी शराब जो बरामद की है वो पंजाब से भरकर ये लोग गुजरात के लिए लेके जा रहे थे और जिसे पाली के बाईपास पर इन्हें गिरफ्तार किया तथा ट्रक को जब्त किया। जी, क्या रूटीन चेकिंग की कोई प्लानिंग बन रही है? क्योंकि देखिए जल्द ही गुजरात चुनावों का ऐलान भी हो जाएगा और उससे पहले लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग जगह कार्रवाइयों में कोशिश शराब ले जाने की गुजरात की ओर हो रही है। जी, गगनदीप सिंगला, पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला के निर्देशन में लगातार अवैध शराब तथा मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसी के तहत ये गुजरात की ओर से लेते जा रही जो शराब जा रही है उसको लेकर ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस लगातार ये कार्रवाई कर रही है। पिछले 3 महीने की बात करें तो ये 7वीं बड़ी कार्रवाई है, जिसमें करोड़ों रुपए की अवैध शराब बरामद की और लगातार मुखबिर तंत्र को भी इस मामले को लेकर सक्रिय किया जा रहा है, जिससे कि अवैध शराब बड़ी ज्यादा से ज्यादा इस अवैध शराब को पकड़ी जा सकती है। और साथ ही नाकेबंदी भी हाईवे पर जो गुजरात के रास्ते जा रहे हैं, जो चौराहे हैं वहां पर नाकेबंदी भी लगातार करवाई जा रही है, जिसके तहत पाली पुलिस को लगातार इसमें कामयाबी भी मिल रही है। जी, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर है। शांति भंग करने के आरोप में 29 लोग गिरफ्तार किए गए। सार्वजनिक स्थानों पर शांति भंग का इन पर आरोप है। कोटा ग्रामीण के अलग अलग इलाकों में यह कार्रवाई की गई। अयाना, मोड़क और सुकेत थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं कुल 29 लोग। सार्वजनिक स्थानों पर इन पर आरोप है कि शांति भंग कर रहे थे। कोटा ग्रामीण के अलग अलग इलाकों में पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई। अयाना, मोड़क और सुकेत थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और खबर श्रीगंगानगर से है। बीकानेर से रायसिंह नगर आ रही दिल्ली सराय रोहिल्ला ट्रेन के आगे अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली आ गई। बड़ा हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए। ट्रेन के इंजन को भी नुकसान पहुंचा है। इंजन खराब होने के चलते कई घंटे तक ट्रेन बीच रास्ते में खड़ी रही। गनीमत रही कुछ सेकंड पहले ही ट्रैक्टर चालक बाहर कूद गया था। श्रीगंगानगर के पदमपुर में रविवार की शाम अपने ही घर की छत पर मृत मिले 5 साल के मासूम की मौत की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। हालांकि पुलिस और परिजनों के बीच चला रहा गतिरोध समाप्त हुआ। परिजनों ने बच्चे के शव का अंतिम संस्कार किया। मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी आनंद शर्मा ने पदमपुर पहुंचकर मौका मुआयना किया और जांच की प्रगति की जानकारी ली। केस में एमओबी, एफएसएल और डॉग स्क्वाड के साथ साथ अन्य साइंटिफिक पहलुओं के जरिए भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने दावा किया कि आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होगा।
इसमें काफ़ी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने FSL, MOB, डॉग स्क्वाड सबका प्रयोग किया है। मौके से जितने साक्ष्य उठा सकते थे वे उठाए हैं। इसमें परिवार वालों ने जो 2 पड़ोसी हैं उन पर रंजिश बताते हुए संदेह किया था, जिनको पुलिस ने संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए बुलाया है और उनसे पूछताछ चल रही है। और जो घटना के दूसरे पहलू हो सकते हैं उस संबंध में भी अभी इंटेरोगेशन जारी है। पुष्कर मेले का आज दूसरा दिन है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मेला ग्राउंड पर प्रतियोगिताएं होंगी। प्रतियोगिता में विदेशी खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, पुष्कर मेला जिसका कल आगाज हुआ, इससे जुड़ी ये बड़ी खबर है। आज पुष्कर मेले का दूसरा दिन है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ये पुष्कर मेला, आज कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं। मेला ग्राउंड पर आज भी प्रतियोगिताएं होंगी जिसमें विदेशी खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेला लंबे इंतजार के बाद अपने पूरे रंगों के साथ, स्वरूप के साथ एक बार फिर शुरू हुआ है। 2 साल लोगों ने पुष्कर मेले का बहुत ज्यादा और इसे मिस किया। कल विधिवत रूप से इसका आगाज हुआ। आज मेले का दूसरा दिन है। और सीएम गहलोत ने मानगढ़ धाम को लेकर कहा कि हमें उम्मीद थी मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा, लेकिन पीएम ने इसकी घोषणा नहीं की। गहलोत ने कहा, आज नहीं तो कल उन्हें इसकी घोषणा करनी पड़ेगी। धाम जहाँ 1500 लोगों की उनको मतलब भून दिया गया गोलियों से, 2 गुरु को जेल हुई उस वक्त में, फांसी की सजा चढ़ा हुई, बाद में कन्वर्ट कर दिया गया आजीवन कारावास में, 10 साल करीब जेल में रहे। तो हमने वहाँ 22 साल पहले मैंने स्मारक बनाया था वहाँ। जब प्रधानमंत्री जी ने मेरे ख्याल से ये सोच करके कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सब मिलके यहाँ पर कोई विचार विमर्श करें और फिर केंद्र सरकार आगे आगे सहयोग करेगी और राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे, ऐसी मुझे आज मंशा लगी। आज घोषणा की मुझे उम्मीद थी, वो पूरी नहीं हुई है। हो सकता है ज़्यादा ही मांग कर ली हो हम लोगों ने। तो उन्होंने देखा अभी राजनीति चल रही है, थोड़ी रुक जाओ, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल अब राष्ट्रीय स्मारक घोषित होकर रहेगा। ये मैं बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी ये बड़ी खबर। भारत बांग्लादेश के बीच आज एक अहम मुकाबला होना है। T20 वर्ल्ड कप में भारत का बांग्लादेश से आज ये अहम मुकाबला खेला जाना है। T20 वर्ल्ड कप में भारत आज अपना चौथा मैच खेलेगा। एडिलेड में दोपहर 1:30 बजे यह मैच शुरू होगा। हालांकि लगातार वहां पर बारिश चल रही है, रुक रुक कर बारिश लगातार जारी है और ऐसे में मैच पर संकट के बादल भी मंडरा रहे हैं। आज T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत और बांग्लादेश के बीच अहम मुकाबला खेला जाना है। भारत ने टूर्नामेंट में शानदार आगाज करते हुए पाकिस्तान और नीदरलैंड पर जीत हासिल की थी, लेकिन पिछले मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार के चलते उसकी मुसीबत थोड़ी बढ़ गई। अब रोहित ब्रिगेड का लक्ष्य एडिलेड ओवल में होने वाले मुकाबले में जीत दर्ज कर फिर से मोमेंटम हासिल करने पर होगा। यह मुकाबला दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कौन किस पद पर रहेगा कांग्रेस लीडरशिप निर्णय करेगी। 20 साल से पार्टी ने जो कहा वो कर रहा है। सही समय पर सही निर्णय कांग्रेस पार्टी लेगी। माफ कीजिएगा। उन्होंने आगे कहा कि बात एक व्यक्ति की नहीं, पार्टी की विचारधारा की है। मैं चाहता हूं चुनाव में एकजुटता रहे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो। ऊना में चुनाव प्रचार के दौरान न्यूज 18 ने सचिन पायलट से खास बातचीत की। और बदलाव जो है जाहिर सी बात है वो नई टीम है वो रखेंगे। और आपकी भूमिका किस तरह की रहेगी? मैं तो भाई पिछले 20 साल से जो पार्टी मुझे कह रही मैं कर रहा हूँ
दिल्ली में, केंद्र में, राज्य में, जयपुर में, संगठन में, सरकार में, जहां मुझे जो जिम्मेदारी दी है कैंपेन करने की, पार्टी का काम करने की, मैं लगातार कर रहा हूं। अभी भी हम कर रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है कि हम 2023 में राजस्थान में सरकार रिपीट करें, क्योंकि हर बार पिछले 30 साल से वहां पर एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस। इस बार हम कांग्रेस को रिपीट करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो मेरी पहली प्राथमिकता है। उसके अलावा जो भी पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझको दे रही है, मैं पूरी निष्ठा से, पूरी मेहनत के साथ उस काम को कर रहा हूँ। एक सवाल जहन में आया है, राजस्थान का जिक्र जब हुआ, हम 2023 में जो है, अगर आप जिस तरह से दावा कर रहे हैं 2023 में जो चुनाव होना है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री से हम बात कर रहे हैं। देखिए, कौन किस पद पर रहेगा इसका निर्णय तो कांग्रेस लीडरशिप करती है, और मुझे लगता है कि सही समय पर सही निर्णय कांग्रेस पार्टी लेगी। लेकिन हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम जो चुनाव लड़े हैं उसमें एकजुटता का प्रदर्शन करें, ताकि सबको साथ लेकर हम अपनी सरकार रिपीट करें। बात एक व्यक्ति की नहीं है, बात हमारी सरकार की पॉलिसीज, हमारी पार्टी की विचारधारा की है। उसको जनता में और व्यापक कैसे बना सकते हैं और इसको कैसे हम लोग फैला सकते हैं, उस मुद्दे को लेकर हम गंभीर हैं। और मैं चाहता हूं कि 23 में जब चुनाव हो, क्योंकि 24 का चुनाव 5 महीने बाद है, तो बहुत महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव। इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी, क्योंकि यहाँ पर भाजपा बहुत मजबूत थी पहले, ये जो उत्तर भारत का इलाका है, तो यहाँ पर अगर हम भाजपा की सरकार को बदल सकते हैं और कांग्रेस की सरकार लाएंगे तो उसका संदेश पूरे देश में जाएगा और 24 के चुनाव निश्चित रूप से फिर हम जीत सकते हैं। बहुत शुक्रिया सचिन जी, हमें समय देने के लिए। आपको और आपकी पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ सचिन पायलट के साथ आज के दिन हमारी ये चुनावी यात्रा थी, और यहाँ पर जितने सवाल हमने लिए हैं उनका बड़ी बेबाकी से जो है सचिन पायलट ने जवाब दिया है। कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज 18 हिमाचल। और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट से जब हिमाचल के साथ ही राजस्थान में भी नई पौध, नई लीडरशिप को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जरा चेहरा भी कोई अभी तय किया, भले ही कांग्रेस लगातार कह रही कि सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे, तो जो नई पौध है कांग्रेस की, जो नई लीडरशिप है, हम राजस्थान की भी बात करते हैं, हिमाचल की भी बात करते हैं, अब वो नई ऊर्जा के साथ आने की बातें कही जा रही है। और टिकट आवंटन में भी हमने ये देखा कि ये कोशिशें थी, कोई नई लीडरशिप तैयार कर रहे हैं। मैं तो हमेशा से कहता हूं कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए और जो लोग परफॉर्म करते हैं उनको हमें रिवॉर्ड भी देना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली सरकार बनाने की जब बात आती है तो विधायकों की राय बहुत इंपॉर्टेंट है, और चुनाव जीतने के बाद विधायकगण, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी की लीडरशिप क्या चाहते हैं उसके आधार पर निर्णय ले लेंगे। जब इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर होता है तो उसके नाम पे चुनाव लड़ा जाता है। जब वीरभद्र जी मुख्यमंत्री थे तो वो पहला चेहरा थे, क्योंकि वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे। आज हम विपक्ष में हैं, हमारे पार्टी अध्यक्ष भी हैं, हमारे सीएलपी नेता भी हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष भी हैं और बहुत अनुभवी लोग हैं। कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है। हम एकजुटता से चुनाव लड़ रहे हैं। लीडरशिप का इशू तब सॉल्व करेंगे जब समय आएगा और जब वोट गिन जाएंगे, जब बहुमत मिलेगा, तब आपस में बैठ के चर्चा करेंगे। और हमारे यहाँ हमेशा कलेक्टिव लीडरशिप इलेक्शन के पहले भी है और जीतने के बाद भी है। जो कैबिनेट बनती है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, तो सबको साथ लेके चलते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जो अलवर दौरे पर रहेंगे। सीएम अशोक गहलोत आज खैरथल जाएंगे। सुबह 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से वो रवाना होंगे। दोपहर 12:15 पर यानी 12:15 बजे किशनगढ़ बास जाएंगे। विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण का उनका कार्यक्रम है। जयपुर में ट्रिपल तलाक का केस सामने आया है। रामगंज थाने में यह केस दर्ज हुआ। विवाहिता ने पति के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। पति ने व्हाट्सएप पर तलाक दिया था, जिसके बाद विवाहिता रामगंज थाने पहुंची और यहां ट्रिपल तलाक का केस दर्ज करवाया। पुलिस जांच कर रही है। यह है 3/4 मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019। ये 3 तलाक की धाराएं हैं, इसमें इसको दर्ज किया गया है, जिसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। बयान महिला के तो ले लिए, बाकी उसके फादर और मदर के उनके लेना शेष है। बस ये कार्रवाई पूरी करती है अपने आगे।
अजमेर में एक युवती के साथ होटल में पिटाई के बाद दुष्कर्म की वारदात सामने आई, जिसके बाद युवती की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर आरोपी बताया जा रहा है। जहां पर जो जब आई थी तब भी सीरियस थी। अगले दिन इनकी सर्जरी की गई ब्रेन की और उसके बाद आज सुबह उनकी मृत्यु हो गई है। जी, इसके अंदर अब डिपेंड करता है, जो रिपोर्ट हमें प्राप्त होगी उसके अकॉर्डिंग। अगर 376 की है रिक्वायरमेंट तो वो ऐड की जाएगी, 302 जाहिर है होगी ऐड इसके अंदर अब, और बाकी जैसा भी परिजन रिपोर्ट देंगे और जो भी आशंकाएं जताएंगे उसके अकॉर्डिंग आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगा। जो थाना लगता है जहां से महिला को लाया गया वो अभी अनुसंधान का वैसे विषय है, लेकिन क्लॉक टावर है जहां तक हमें प्रतीत हो रहा है, क्योंकि महिला को जिस स्थिति में लाया गया था वो अनकॉन्शियस थी और जो लेके आए थे वो भी घटना से चले गए, JLN विक्टोरिया हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराकर चले गए थे। जो परिवार है उनको 376 की आशंका लग रही है, इनफैक्ट उनको 376D की आशंका लग रही है। तो इसके अंदर जो अनुसंधान अधिकारी हैं वो आगे अनुसंधान के बाद ही कुछ बता पाएंगे। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। श्रीकरणपुर में चाकूबाजी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। चाकूबाजी के दौरान गर्दन में चाकू लगने से मौत हुई है। चाकूबाजी में घायल 2 लोगों का इलाज जारी है। आपसी रंजिश के चलते चाकूबाजी की खबर है। श्रीकरणपुर के वार्ड 14 में यह घटना सामने आई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीगंगानगर से। श्रीकरणपुर में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। एक व्यक्ति की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अशोक से। अशोक, पूरी खबर। देखिए स्वप्निल जी, ये बीती रात की घटना है जब वार्ड नंबर 14 के अंदर टेलीफोन एक्सचेंज के पास में 2 गुटों में आपसी रंजिश को लेकर चाकूबाजी की घटना हो गई। और चाकूबाजी की घटना इस कदर थी कि इसमें 2 लोग इंजर्ड हो गए सीरियसली और एक की गर्दन में चाकू लगने की वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाने के दौरान, इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। अब जैसे ही लोगों को पता चला, उनके परिजनों को पता चला कि चाकूबाजी के दौरान एक युवक की मौत हो गई है, उसके बाद परिजनों का वहां पे जमावड़ा लग गया। साथ ही साथ में पुलिस भी मौके पर पहुंची और जो हमले के आरोपी है वार्ड नंबर 8 के ही रहने वाले रामप्रताप मेघवाल और उसके बेटे सहित अन्य जो साथी हैं उनकी धरपकड़ के लिए श्रीकरणपुर पुलिस के द्वारा दबिश दी जा रही है। जी, घटना के पीछे वजह क्या रही? घटना के पीछे दोनों ही गुटों के बीच में एक आपसी विवाद बताया जा रहा है जो पिछले काफी समय से चल रहा था। हालांकि अभी विवाद की असल वजह क्या है ये तो सामने नहीं आई है, लेकिन लेन देन की जो वजह है उसको बताया जा रहा है कि पिछले काफी समय से लेन देन की वजह से दोनों ही गुटों के बीच में आपसी रंजिश चल रही थी। लेकिन जो अन्य 2 युवक हैं उनका तो इलाज जारी है, लेकिन इसमें एक युवक जिसका नाम पृथ्वीराज नायक था उसकी मौत हो गई है, जिसके बाद से पूरा परिवार में जहां कोहराम मचा हुआ है वहीं पुलिस भी आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। जी, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। बढ़ते आगे। बांसवाड़ा के मानगढ़ में पीएम मोदी की रैली को लेकर उम्मीदें भले ही पूरी नहीं हुई, लेकिन मानगढ़ के अनाम शहीदों की चर्चा देश भर में होने लगी है। हालांकि मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं मिला, लेकिन मंच पर पीएम मोदी के साथ सीएम गहलोत के साथ की खूब चर्चा हो रही है। जितना जल्दी, जितना ज्यादा क्षेत्र हम निर्धारित करेंगे तो फिर सब मिलकर के और भारत सरकार के नेतृत्व में हम इसको और अधिक विकास कर सकते हैं। इसको कोई राष्ट्रीय स्मारक कह सकता है। गुजरात चुनाव के ऐलान की ठीक पहले बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में पीएम मोदी की रैली में राष्ट्रीय स्मारक से जुड़ी उम्मीदें तो पूरी नहीं हुई, लेकिन उनके संकेत जरूर मिले हैं। मंच पर मौजूद राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में पीएम मोदी ने फिलहाल मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने को लेकर और काम करने की बात कहकर साफ कर दिया कि आदिवासियों के प्रसिद्ध स्थल को लेकर केंद्र सरकार कृत संकल्प है। भारत सरकार और इन 4 राज्यों के जनजातीय समाज का सीधा संबंध है। इन चारों राज्यों ने और भारत सरकार ने मिलकर के इसको और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है
उस दिशा में भारत सरकार पूरी तरह कमिटेड है। गुजरात के साथ ही राजस्थान के चुनावी माहौल के बीच कार्यक्रम के दौरान की एक घटना ने सभी का ध्यान खींचा और वो थी मोदी गहलोत की केमिस्ट्री की। एक दूसरे पर सियासी तीर चलाने वाले दोनों ही सियासतदान जब एक मंच पर इकट्ठा हुए तो दोनों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। हमारे मुल्क का जो मान सम्मान है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कहाँ तो हम गुलामी की जंजीरों में झगड़े हुए थे, जिसकी कहानी हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, और कहाँ पर आज देश कहाँ पहुँचा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद में वहां लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। अब इसे पवित्र मानगढ़ का प्रभाव कह सकते हैं कि मंच पर किसी ने भी सियासत की कोई बात नहीं की। आपको बता दें कि 1913 में इसी जगह पर 1500 के करीब आदिवासियों ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी। लेकिन विडंबना यह है कि अनाम आदिवासी शहीदों की शहादत को इतिहास ने वो दर्जा नहीं दिया जो मिलना चाहिए था। लेकिन गुजरात का सीएम बनने के बाद पीएम मोदी ने मानगढ़ धाम के लिए काम शुरू किया और 10 साल पहले भी वे मानगढ़ धाम की यात्रा कर चुके हैं। हालांकि मंच से राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग जरूर की। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, यहाँ बैठे हुए लोग हैं उनकी तरफ से और तमाम प्रदेशवासियों की तौर से मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दें। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।